हाय। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं AAC 8 विच इज़ रिलेटेड टू इमेजिंग सर्विसेज। इमेजिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ स्कोप ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये सर्विसेज उपलब्ध होनी चाहिए। आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कोर। इमेजिंग सर्विसेज कंप्लाई विद लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। नाउ व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर इमेजिंग सर्विसेज? अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एक्सरे एमिट करता है, जैसे कि मोबाइल एक्सरे, फिक्स एक्सरे, CT स्कैन, कैथ लैब, बोन डेंसिटोमेट्री, डेंटल एक्सरे, OPG, मैमोग्राफी, ये सारे आते हैं एक्सरे एमिटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इनके लिए आपको AERB क्लियरेंस चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए AERB क्लियरेंस चाहिए, यानी कि लिनैक, गामा कैमरा एक्सेट्रा, PET CT, सबके लिए आपको AERB क्लियरेंस चाहिए। जो PCPNDT के तहत आता है दैट इज अल्ट्रासाउंड, वो अल्ट्रासाउंड के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको उसके लिए PCPNDT एक्ट के तहत क्लियरेंस चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देता है। MRI के लिए ऐसे किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती। अब की कंपोनेंट्स क्या हैं स्टैंडर्ड के? ऑर्गेनाइजेशन इज अवेयर अबाउट द लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इमेजिंग सर्विसेज। सेम इज डॉक्यूमेंटेड एंड इंश्योर्स कॉम्प्लायंस एट ऑल लेवल। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सरे के लिए AERB, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए AERB, अगर अल्ट्रासाउंड है तो PCPNDT, और MRI के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पहली चीज़, AERB के लाइसेंस के लिए बहुत सारे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं। सेम फॉर PCPNDT, उसके लिए एक अलग से हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, पोस्ट डालूंगा मैं। अगले की पॉइंट पे आते हैं, लाइसेंस आर अपडेटेड रेगुलरली। सो लाइसेंस होना चाहिए इन सब के लिए। लाइसेंस जो हैं वो डिस्प्लेड होने चाहिए। AERB कॉम्प्लायंसेस लाइक PMS डोजीमीटर, यानी TLD बैचेस जिसे हम लोग कहते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर, या PMS यानी पर्सनल मॉनिटरिंग सिस्टम, लेड शील्ड्स जो हम लगाते हैं एक्सरे करते समय, शील्ड लगी होती है जिसके पीछे कंट्रोल होता है, या वो लेड लाइन ग्लास जो CT स्कैन और आपके कंसोल के बीच में होता है, लेड एप्रन, साइनेजेस आर मेट। साइनेजेस क्या है? साइनेजेस आर बेसिकली जो साइनेजेस की रिक्वायरमेंट है वो आप देखेंगे कि कई बार इंडिया में लोग न्यूक्लियर मेडिसिन का साइनेज लगाते हैं जहाँ पे रेडिएशन साइनेज की ज़रूरत होती है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप AERB की साइट पे जाएं और सही साइनेज को डाउनलोड करें और उसे ही डिस्प्ले करें। सेम फॉर PCPNDT, अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट मोस्टली एक डिक्लेरेशन उस रूम के बाहर, उस रूम के अंदर और हॉस्पिटल के बाहर लगा होना चाहिए कि यहाँ पे लिंग निर्धारण के लिए टेस्ट नहीं किया जाता। वो एक स्टैंडर्ड लाइन है, यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट। द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल। इस पे अलग से हम लोग वीडियो करेंगे बिकॉज ये अपने आप में एक बड़ा डिस्प्यूटेड टॉपिक है। बट जो बेसिक चीज़ है कि आपके यहाँ अगर बेसिक एक्सरे डिवाइसेस हैं, यानी कि सियाम, बोन डेंसिटोमेट्री, मैमोग्राफी, फिक्स्ड एक्सरे और मोबाइल एक्सरे, डेंटल एक्सरे, OPG, ये एक एक्सरे बेसिक एक्सरे डिवाइसेस है जिसके लिए आपको अलग से डेजिग्नेटेड क्वालिफाइड RSO की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इसको बताऊंगा मतलब अगले वीडियो में, किसी वीडियो में, कि क्यों है ऐसा, एंड देयर इज़ अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फॉर दैट। आपको RSO की ज़रूरत कहाँ होती है? आपको RSO की ज़रूरत होती है जब आपके पास CT स्कैन हो या कैथ लैब हो। अब अगर इन दोनों में से कुछ है तो आपके यहाँ फिर एक रेडिएशन प्रोफेशनल आपको पहले बनाना पड़ेगा, फिर उसको अपने अकाउंट से ऐड करके उससे RSO अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको AERB को अप्लाई करना पड़ता है और वो अप्रूवल देते हैं आफ्टर अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। फिर एक RSO होता है जो बेसिकली मेडिकल फिजिसिस्ट या अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड पर्सन होता है, जो बेसिकली बार को द्वारा ही ट्रेंड होता है। दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन।
जो आपके कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है, और भी सारे ट्रीटमेंट में काम आती है, बट मोस्टली कैंसर ट्रीटमेंट में। तो ये 3 लेवल ऑफ आरएसओ होते हैं। बट फॉर बेसिक डिवाइसेस बेसिकली योर एम्प्लॉयर इज़ योर आरएसओ। इसका मैं जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको लेके हम लोग एक और वीडियो करेंगे, एंड इन मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट वेबसाइट आई विल ऑल्सो शो यू वन ऑफ आवर वेबसाइट जहाँ पे आपको ये सब रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट. Next objective element is B, which is commitment. Scope of imaging services is commensurate to the services provided by the organization. आपने देखा इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन में भी यही बात हो रही थी, जहाँ पे हम लोग लेबोरेटरी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ पे भी यही सारे पैरामीटर्स थे सेम लेबोरेटरी वाले में जो इमेजिंग में है, कि पहली चीज़ क्लिनिकल सर्विस के लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे कि अगर न्यूरो सर्जरी है, ये न्यूरो सर्जरी वाला एग्जाम्पल NABH स्टैंडर्ड की गाइड बुक में भी लिखा है, बाकी सब मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा ये प्रीवियस एक्सपीरियंस है। या CGHS और ECHS के इंस्पेक्शन पे यही बात NABH असेसर्स ने कहीं ना कहीं पूछी है या एप्लीकेशन में मेंशन की गई है। सो लेट्स कम बैक टू द की कंपोनेंट एग्जाम्पल। A neurosurgery specialty hospital should have CT scan. An orthopedic center should have a good quality X-ray, मतलब 200 mA नहीं होना चाहिए, मिनिमम 300 mA होना चाहिए, प्रेफरेबली 500 mA होना चाहिए। And if it is an obstetric center, then there should be an ultrasound. All aspect of safe patient transfer are ensured. तो safe patient transfer component यहाँ पे भी कवर होता है। अब सेफ ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? नॉट ओनली कि आपकी जो ट्रॉली है या व्हील चेयर है उसमें सेफ्टी बेल्ट लगी हुई है, कोई उसमें उसे बांध के या बकल करके पेशेंट को ले जा रहा है। इट शुड ऑल्सो इंक्लूड पेशेंट नीड, अर्जेंसी, अप्रोप्रिएट ट्रांसफ़र, बिकॉज ये ट्रांसफ़र हो सकता है आउटसाइड फैसिलिटी हो रहा हो। अगर अंदर भी हो रहा है तो क्लिनिकल नीड जो मेंशन होनी चाहिए किसी ना किसी रिक्वेशन फॉर्म में कि ये टेस्ट कराया क्यों जा रहा है। बिकॉज अगर पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री रेडियोलॉजिस्ट के पास होगी तो वो एग्जैक्टली वो देख पाएगा कि डॉक्टर ने किस लिए ये टेस्ट रिक्वेस्ट किया है। तो ये सब होना चाहिए। दैट इज सेफ पेशेंट ट्रांसफर। ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट रिक्वायर्ड इमेजिंग सर्विसेज आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक। सो बेसिकली चाहे सर्विस आउटसोर्स हो चाहे इन हाउस हो, this should be available 24/7. Now, imaging modalities which are required for emergency services could be available within its premises. तो अगर कोई इमरजेंसी सर्विस है, जैसे आप न्यूरो सर्जरी सेंटर हैं, तो आपके यहाँ चाहे आपने CT स्कैन को आउटसोर्स किया हो, लेकिन वो आपकी बिल्डिंग के अंदर ही होना चाहिए। Next one is objective element C, which is again commitment. The infrastructure, physical and equipment and human resource are adequate to provide its scope of service. Again like lab, यहाँ की components हैं कि adequate space होना चाहिए, adequate equipment होना चाहिए जिससे कोई भी delay ना हो service provision में. That is what they are saying, and it includes the person who is authorized to report the results, that is radiologist. Commitment D, qualified and trained personnel perform, supervise and interpret the investigation. अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है AERB guidelines could be used as a reference document for radiation based imaging. Now please understand there is no such guideline which mentions the qualification. It is the radiologist who means MD or DMRD, DNB radiography, who is practically should do the radio imaging interpretation. A senior technician can supervise, and X-ray technician, CT scan technician should perform the test. That is it. This is as good as the guideline of state medical faculty or state nursing council or state medical council, NMC or MCI. Next one is E, which is again commitment. Imaging results are available within defined time frame. Now that you need to define that when these results will be available. Result means देखिए फिल्म निकल आई, उसका इंटरप्रिटेशन आपको निकालना है। सो कई बार एक्सरे में तो ये होता है कि आपने साहब अर्जेंसी थी, एक्सरे फिल्म दे दी एंड इट इज़ अ क्वाइट बेसिक इमेज, तो कोई भी देख के इंटरप्रेट कर लेता है। बट फॉर अल्ट्रासाउंड, फॉर CT स्कैन, फॉर MRI,
देयर शुड बी डेफिनेट टाइम, एंड जहाँ पे रिक्वेस्ट की गई हो रिपोर्ट की, मतलब आप जब साइनेज बना रहे हैं तो आपको सबका टैट मेंशन करना है इंक्लूडिंग एक्सरे, कि कितनी देर में आप टेस्ट रिपोर्ट दे दोगे। ये तब भी अप्लीकेबल है जब आपके यहाँ टेली रेडियोलॉजी है। नाउ ये सब कुछ अप्लीकेबल है जब पेशेंट ओपीडी में हो, आईपीडी में हो या इमरजेंसी में हो। और अगर पेशेंट के लिए अर्जेंट टेस्ट बोला गया, रिक्वेस्ट किया गया है, तो वो भी मेंशन होना चाहिए कि अर्जेंट टेस्ट करने में कितना समय लगेगा। एंड दिस ऑल इंक्लूड्स आउटसोर्स रिजल्ट रिपोर्टिंग ऑल्सो, यानी कि आपके प्रेमिसेस में हो, आपके प्रेमिसेस से बाहर हो, आपको मेंशन करना पड़ेगा, साइनेज में नहीं, बट देयर शुड बी अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्रिटिकल रिजल्ट्स आर इंटीमेटेड इमीडिएटली टू द पर्सनल कंसर्न। अगेन ये हम लोगों ने लैब वाले स्टैंडर्ड में भी देखा था। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट क्रिटिकल रिजल्ट्स विच रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन फॉर पेशेंट मैनेजमेंट। तो चाहे वो एक्सरे हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे सीटी स्कैन, चाहे एमआरआई, आपको एक क्रिटिकल अलर्ट लिस्ट बनानी है। आप इंटरनेट पे ढूंढोगे, आपको मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये लिस्ट डिस्प्ले करती हैं। बहुत सारे अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, आई थिंक अमेरिकन रेडियोलॉजिकल सोसाइटी और एसोसिएशन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट फॉर नॉर्थ अमेरिका, ऐसे कुछ करके है। आप ढूंढोगे, आपको मिल जाएगी। उनकी गाइडलाइन बड़ी अच्छी है। और क्रिटिकल लिस्ट आपको बनानी ही नहीं है, आपको अपने स्टाफ को, दोनों तरफ के स्टाफ को, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है यानी कि टेक्नीशियन, और जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है यानी कि नर्सेज, ड्यूटी डॉक्टर, सबको एजुकेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और उसके साथ ही आपको एक क्रिटिकल अलर्ट रजिस्टर बनाना है जो हर मोडेलिटी के लिए सेपरेट होना चाहिए, और उसमें इसे रिकॉर्ड करना है कि आपने किसको इन्फॉर्म किया। इसी स्टैंडर्ड के अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए क्रिटिकल अलर्ट रजिस्टर का, वो भी मेंशन किया गया है। इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इंटीमेशन शुड बी एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 1 hour. I don't know why this limit has been given, but 1 hour, I don't know. If it is critical and urgent, then it should be reported immediately. Maybe even over the phone or something, but it should be done. Outsourced services also intimate critical alert. Now, this is a big issue. I live in a tier 2 city, and I have mostly interacted in organizations which are in tier 2 cities in consulting. So मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस आउटसोर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉलो होती है। तो पीपल नीड टू इंश्योर कि ये हो, बिकॉज इट इज़ यूजफुल व्हेन इट इज़ डॉक्यूमेंटेड, इट ऑलवेज हेल्प्स। कंटेंट ऑफ critical alert register is defined, which I already told you. Results are reported in a standardized manner. तो सेम चीज़, रिपोर्ट जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। इन केस ऑफ टेली रेडियोलॉजी, नेम ऑफ रिपोर्टिंग डॉक्टर और मेथड ऑफ रिपोर्टिंग की, टेली रेडियोलॉजी से रिपोर्टिंग की गई है, दैट शुड बी मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट शैल इंक्लूड कोरिलेशन विद पेशेंट हिस्ट्री एंड प्रीवियस रिपोर्ट्स। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अचीवमेंट है ये वाला, यानी कि सर्वेलेंस ऑडिट में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप पहली बार अप्लाई करेंगे तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज़ अ मैकेनिज्म टू एड्रेस द रिकॉल ऑब्लिक अमेंडमेंट ऑफ रिपोर्ट्स व्हेनेवर एप्लीकेबल। तो अगर कोई रिकॉल हुआ है, कोई रिपोर्टिंग गलत हो गई, होती है, बिलीव मी, आपने शायद आपने ना सुनी हो, आप फ्रेशर हैं, आपने नहीं देखी हो अस्पताल में, लेकिन मेरे 15 साल के कैरियर में मैंने बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं, बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ डॉक्टरों के लाइसेंस चले गए इसी चक्कर में। कई हॉस्पिटल्स पे क्लेम के मतलब हुए हैं कंज्यूमर कोर्ट में, और वो कई उनमें से मेरे क्लाइंट रहे हैं, तो आई नो दिस हैपन्स। और सबसे कॉमन चीज़ होती है कि रिपोर्टिंग रूम में डॉक्टर बैठ के बोल रहा होता है और एक टाइपिस्ट टाइप कर रहा होता है, अक्सर यही होता है। और जब डॉक्टर बोल रहा होता है तो उसने पहला बोला कि समथिंग इज़ ब्रोकन और देयर इज़ सम फाइंडिंग, और बेसिकली जो टाइपिस्ट होता है वो कट कॉपी पेस्ट कर रहा होता है और वो समहाउ लिख देता है नथिंग सिग्निफिकेंट वाज फाउंड, और फिर वो पेशेंट तक पहुंच जाता है। उल्टा भी हो जाता है, पुरानी रिपोर्ट पे ही टाइप कर दिया और किसी और की फाइंडिंग कहीं और पहुंच गई। सो इट हैपन्स, आई हैव सीन इट। नाउ
अगर कभी ऐसा होता है तो आपको रिकॉल करनी है वो रिपोर्ट। तो पहली बात तो आपको रिकॉल रजिस्टर बनाना है या अमेंडेड रिपोर्ट रजिस्टर बनाना है। आपको उस अमेंडेड रिपोर्ट रजिस्टर में और ऐसे सारे रिकॉल नोट करने हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपके यहाँ सब कुछ ज़ीरो है कि आपके यहाँ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है, राम राज्य है, कोई असेसर नहीं मानेगा। तो इसलिए अगर कोई घटना हुई है उसे बड़े अच्छे से एनालाइज करें, खासतौर से क्वालिटी प्रोफेशनल। आप ढूंढें कुछ इंसिडेंट्स को और उन्हें एनालाइज करें, बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट। ऐसे इंसिडेंट्स मैक्स, फोर्टिस, अपोलो सब जगह होते हैं। आई एम नॉट मैंशनिंग दीज इंस्टीट्यूट, दीज आर फेमस, सो मैं इन्हें मेंशन कर रहा हूँ। आई डोंट नो अगर होते हैं नहीं होते हैं, बट मुझे लगता है होते ही होंगे, बिकॉज ह्यूमन एरर इज़ पॉसिबल एवरीवेयर। सो वहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पे भी वो लोग रिपोर्ट करते हैं। अक्सर जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होती, बिकॉज टेक्नीशियन को लगता है अगर मैं रिपोर्ट कर दूंगा तो डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स को भी समझना पड़ेगा कि साहब नो सिस्टम इज़ परफेक्ट। अगर कोई ऐसी छोटी मोटी गलती हुई है, रिपोर्ट इमीडिएटली, बिकॉज जब आप रिपोर्ट करते हो वो गलती होती है, जब आप छुपाते हो तो वो आगे बढ़ के अपराध बन जाता है जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसे रिपोर्ट करें। ऐसी अमेंडेड रिपोर्ट को आपको सारे क्लिनिकल एरिया से हटा लेना है, HIS से हटा लेना है, LIS से हटा लेना है, RIS से हटा लेना है। और हटा लेने का मतलब क्या है कि आपको वो रिपोर्ट की फिजिकल कॉपी एक फाइल में लगानी है, नई रिपोर्ट जनरेट करनी है, उसमें एक कमेंट होना चाहिए कि ये नई अमेंडेड रिपोर्ट है, किस कारण से अमेंड किया गया है वो मेंशन होना चाहिए। अगर ऐसी रिपोर्ट पेशेंट के पास चली गई है OPD के थ्रू, तो फिर आपको पेशेंट से वो लेनी है रिपोर्ट वापस, नई रिपोर्ट देनी है और पेशेंट को रिक्वेस्ट करनी है कि वो प्रीवियस रिपोर्ट को इग्नोर करे, दिस इज़ द करेक्ट रिपोर्ट। सारे ऐसे इंसिडेंट डॉक्यूमेंट होने हैं और कापा होना है। अगर ये अक्सर हो रहा है देन यू शुड डू एन RCA। Commitment I. Now this is the last standard of objective element of this standard. Imaging tests not available in the organization are outsourced to the organization based on their quality assurance system. की कंपोनेंट्स क्या हैं? एक तो रिटन गाइडेंस होना चाहिए आप किसको आउटसोर्स करने वाले हो। नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। तो पहली बात तो एक लिस्ट ऑफ आउटसोर्स टेस्ट होना चाहिए अलॉन्ग विद देयर टैट। कोई एक कॉन्टैक्ट पर्सन डिफाइंड होना चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन टाइमली रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसका नंबर आपके पास उपलब्ध हो, क्रिटिकल अलर्ट रिपोर्टिंग होती हो, लैब से आपका ऐसा मतलब कम्युनिकेशन हुआ हो, प्रोसेस अर्जेंट रिक्वेस्ट हैंडल करने की क्या होगी, इन सब के इफ़ेक्ट के साथ एक MOU या एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिसेस भी मेंशन होनी चाहिए कि साहब आप क्या क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे, और साथ ही साथ इस स्टैंडर्ड की ये जो ऊपर लिखी हुई हैं ये सारी रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए। अब वहाँ पे नीचे NABH ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि रेफर AC3C which is patient transfer according, and person who is transferring the patient is aware about the clinical condition of the patient and equipped and qualified to handle such patient. And the other one is ROM6E which talks about documented agreement for all outsourced services. सो आई होप मैं बहुत थोड़े समय में इस स्टैंडर्ड को कवर कर पाया, लेकिन यहाँ लूज एंड्स रह गए जैसे RSO एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ AERB। हम लोग इसके अलग से वीडियो करेंगे मोस्ट प्राइबली दिस संडे। सो वहाँ पे मैं 2 या 3 वीडियो रिलीज़ करूँगा जिसमें आप देख सकेंगे कि AERB की रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, RSO कैसे बनाया जाता है, RSO की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आई थिंक it is enough for the day. So let's end the presentation, and in case there is doubt, please do let me know in comment and I'll answer all your doubts and queries. Thank you.